इस आदमी ने पहली बार ब्लड आइड एंटिटी को छुआ, लेकिन इससे वह भयानक एंटिटी भी कुछ सेकंड के लिए शॉक में चली गई। इसकी वजह थी लड़के की बेमिसाल मेंटालिटी। कोई भी अचानक सामने आ जाने वाली एंटिटी उसके चेहरे पर जरा सा भी डर या घबराहट नहीं ला सकती थी। आखिर यह वही मजबूत दिल था जो उसकी प्यारी वाइफ द्वारा 18 बार मारे जाने के बाद बना था। इसलिए वह इन एंटिटीज के सामने पूरी तरह काम रह सकता था, जिससे रूल्स के कारण वे उस पर हमला नहीं कर पाती थीं। लेकिन जैसे ही फेंग शू कोई छोटी सी भी गलती करता, उसका अंजाम होता कि उसे धीरे धीरे निगल लिया जाता। एक दिन फेंग शू एक साधारण अलार्म क्लॉक की आवाज से जागा। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। उसकी नजर छत पर लिखे ब्लड रेड वर्ड्स पर पड़ी। पूरे सीलिंग पर एक ही बात बार बार लिखी हुई थी, उन्हें कभी मत पता चलने देना कि तुम उन्हें देख सकते हो। यह दृश्य देखकर फेंग शू घबरा गया। उसने सोचा कि क्या यह किसी की शरारत है। तभी वे शब्द धीरे धीरे गायब होने लगे। उसने सोचा कि शायद वह अभी भी नींद में है या फिर यह कोई इल्यूजन या ड्रीम था, लेकिन वे अक्षर इतने साफ थे कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। अचानक उसे कुछ अजीब लगा। यह कमरा उसका बेडरूम नहीं था। उसका कमरा इतना साफ सुथरा कभी नहीं हो सकता था। तभी उसके दिमाग में बिखरी हुई मेमोरीज आने लगी। उसे पता चला कि वह पैरेलल वर्ल्ड में अपने ही दूसरे वर्जन के शरीर में आ गया है। लेकिन अगर वह सच में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, तो वे ब्लड रेड वर्ड्स क्या थे? ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज में भी ऐसी कोई घटना नहीं थी। तभी एक आवाज ने उसके विचारों को तोड़ दिया। पति, ब्रेकफास्ट तैयार है। दरवाजे पर हल्के कपड़ों में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी और उसे देख रही थी। जब उसने देखा कि फेंग शू अभी भी चुप है, तो वह उसके पास आकर बैठ गई और बड़े प्यार से उसे देखने लगी। फेंग शू ने मन ही मन सोचा कि शायद ट्रांसमाइग्रेशन इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि इतनी खूबसूरत और जेंटल वाइफ उसे कभी नहीं मिल सकती थी। लेकिन तभी उसने सोचा कि उसे क्या कहकर बुलाना चाहिए, वाइफ, डार्लिंग या कुछ और। अंत में उसने तय किया कि वह उसका नाम ही लेगा। ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज में उसकी वाइफ का नाम जरूर होना चाहिए। लेकिन जब उसने मेमोरीज खंगालनी शुरू की, तो उसे एक बहुत ही अजीब बात पता चली। उसकी मेमोरीज में उस वुमन का कोई अस्तित्व ही नहीं था, जैसे वह कभी उसकी जिंदगी में रही ही ना हो। तब यह वाइफ आखिर थी कौन? जब उसने उस लड़की के थोड़े स्ट्रेंज चेहरे की तरफ देखा, तो उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी हो गई कि उसके होंठ लगभग फट गए। उसने पूछा, क्या तुम मुझे देख सकते हो? और अगले ही पल उसने फेंग शू का सिर निगल लिया। अचानक फेंग शू की आंख खुल गई। वह फिर से जाग चुका था। उसने सोचा कि क्या यह सिर्फ एक ड्रीम था, लेकिन जब उसने फिर से दीवारों पर ब्लड रेड वर्ड्स देखे, तो उसे समझ आ गया कि सब कुछ रियल था। सीलिंग पर लिखी चेतावनी वास्तव में एक हिंट थी कि उसे ब्लाइंड होने का नाटक करना होगा। ओरिजिनल ओनर ब्लाइंड नहीं था। वह एक साधारण इंसान था जो हमेशा अकेला रहता था और कभी किसी एंटिटी से नहीं मिला था। इसलिए उस चेतावनी का मतलब साफ था। उस तथाकथित वाइफ को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वह उसे देख सकता है। कुछ देर बाद वही खूबसूरत लड़की फिर दरवाजे पर दिखाई दी। पति, आप जाग गए? ब्रेकफास्ट का समय हो गया है। इस बार फेंग शू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने तय कर लिया कि वह ओरिजिनल ओनर की तरह उसे पूरी तरह इग्नोर करेगा। यही उसकी बचने की एकमात्र उम्मीद थी। चाहे वह लड़की कुछ भी करे, वह उसकी तरफ नहीं देखेगा और कोई असामान्य हरकत नहीं करेगा। लेकिन वह लड़की लगातार और अधिक स्ट्रेंज होती जा रही थी। फेंग शू का धैर्य टूटने लगा। अचानक उसने अपनी लंबी जीभ निकालकर उसके चेहरे को चाट लिया और पूछा, अब तो पक्का है कि तुम मुझे देख सकते हो? अगले ही पल उसने फिर उसका सिर निगल लिया। फेंग शू एक बार फिर जाग गया। अब डेथ का डर उसके मन पर हावी होने लगा था। उसने खुद को शांत किया और पिछली घटनाओं का एनालिसिस करने लगा। उसे समझ आया कि वह एंटिटी तभी हमला करती है जब उसे यकीन हो जाता है कि फेंग शू उसे देख सकता है। इसलिए उसने फैसला किया कि वह लगातार फोन चलाएगा और उसमें मॉडल्स की फोटोज देखकर अपना ध्यान भटकाए रखेगा, ताकि एंटिटी से आई कांटेक्ट न हो। लेकिन उसके पीछे खड़ी लड़की लगातार बोलती रही, पति, तुम मेरे सामने दूसरी लड़कियों को क्यों देख रहे हो? और मुझे याद नहीं कि तुम्हें नियर साइटेडनेस है? फोन इतना पास क्यों रखा हुआ है? क्या तुम मुझे देख सकते हो? यह सुनकर फेंग शू चौंक गया। क्या असामान्य बिहेवियर भी खतरनाक था? उसने सावधानी से एक नजर उसकी तरफ डाली। लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सोचा कि सब ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा फोन की स्क्रीन की तरफ देखा, स्क्रीन पर मौजूद लड़की की जगह उसकी वही क्रीपी वाइफ दिखाई देने लगी। वह मुस्कुराते हुए उसे हेलो कह रही थी। फेंग शू डर के मारे फोन फेंक बैठा। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। अगले ही पल वह एंटिटी उसके पीछे प्रकट हुई और अपना विशाल मुंह खोलकर उसे काटने के लिए झपटी। इस बार फेंग शू ने गुस्से में एक पंच मारा, लेकिन वह आसानी से बच गई। फिर उसने उसकी बाह को काट लिया और धीरे धीरे उसे निगलने लगी। अपना हाथ गायब होते देख फेंग शू का मेंटल स्टेट टूटने के कगार पर पहुंच गया। उसने सोचा, क्या इस बार भी मुझे पूरी तरह खा लिया जाएगा? फिर अगला कदम क्या होगा? अगली बार क्या होगा? यह सोचकर भी फेंग शू को एक अजीब सा एक्साइटमेंट महसूस हुआ। उसकी छठी रीबर्थ हो चुकी थी। हालांकि वह अपने दिल के अंदर के फियर को पूरी ताकत से दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी जब उसकी तथाकथित वाइफ अचानक उसके चेहरे के बिल्कुल सामने आ जाती, तो उसका एक्सप्रेशन उसे धोखा दे देता और वह अपनी एक्टिंग की कमी की वजह से फिर मर जाता। 8वीं बार तक पहुंचते पहुंचते फेंग शू पूरी तरह टूट चुका था। उसने खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह एस्केप नहीं कर पाया। आखिरकार उसने रेजिस्टेंस छोड़ दिया
और पूरी तरह ले फ्लैट मोड में चला गया। वह मुस्कुराकर अपनी वाइफ की तारीफ करने लगा कि वह कितनी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार मरता रहा। ऐसे ही 13 बार लगातार डेथ का सामना करने के बाद फेंग शू सुन्न पड़ गया। उसे लगने लगा कि वह जीवित तो है, लेकिन वास्तव में मर चुका है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पागल हो गया हो, फिर भी उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा क्लियर था। 18वीं डेथ के बाद आखिरकार उसके अंदर कुछ बदल गया। अब वह मरने की इच्छा नहीं रखता था। उसकी आंखों में केवल हेट्रेड थी। बार बार की मौतों ने उसे मैडनेस की गहराई में धकेल दिया था। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार गूंज रहा था, मरना चाहिए, तुम्हें मरना चाहिए, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें जरूर मरना होगा। तभी वह परिचित और मधुर आवाज फिर सुनाई दी, पति ब्रेकफास्ट तैयार है। फेंग शू ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो और सीधे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी वाइफ ने अचानक पूछा, अगर तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं खाना तो क्या तुम पहले मुझे खाना चाहोगे? फेंग शू बिना रुके उसकी ओर बढ़ता गया। जब दोनों लगभग आमने सामने आ गए और ऐसा लग रहा था कि उनका फिजिकल कांटेक्ट होने वाला है, तभी फेंग शू सीधे उसके शरीर के आर पार निकल गया। उसकी थ्योरी सही साबित हुई। वह एंटिटी तभी हमला कर सकती थी जब उसे पूरा यकीन हो जाए कि फेंग शू उसे देख सकता है। इसके बाद वह किचन में गया और खुद अपना ब्रेकफास्ट बनाने लगा। वाइफ एक तरफ खड़ी नाराज दिखाई दी। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, तुम उसे क्यों नहीं खा रहे? फेंग शू मन ही मन हंसा। उसे पता था कि उसने वास्तव में कुछ भी नहीं बनाया था। जैसे ही वह अपना ब्रेकफास्ट खाने बैठा, वाइफ अचानक डाइनिंग टेबल के ऊपर प्रकट हो गई। वह लगातार कोमल आवाज में पूछ रही थी, तुम मेरा बनाया हुआ ब्रेकफास्ट क्यों नहीं खा रहे? क्या तुम्हें मेरी कुकिंग पसंद नहीं? फेंग शू ने उसके विशाल चेहरे की ओर बिना प्रतिक्रिया दिए शांतिपूर्वक अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया। इस बार वह सफलतापूर्वक मेन डोर तक पहुंच गया। जैसे ही उसने डोर हैंडल पकड़ा, उसकी वाइफ का खूबसूरत चेहरा दरवाजे में उभर आया। उसने विनती की, पति बाहर मत जाओ, घर पर रहकर मेरा साथ दो। लेकिन फेंग शू ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और शांत भाव से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और वाइफ उसके पीछे नहीं आई। 18 डेथ्स के बाद फेंग शू आखिरकार उस घर से बाहर निकलने में सफल हो गया था, लेकिन उसके दिल में बच जाने की कोई खुशी नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द घूम रहा था, रिवेंज। उसने मन ही मन कहा, कोई मुझे 18 बार मारकर यूं ही बच नहीं सकता, कोई भी नहीं। वह अंधेरी और जर्जर सीढ़ियों से होकर नीचे उतरा। जल्द ही बिल्डिंग का मेन गेट उसके सामने था। उसने धीरे धीरे गेट खोला। दरवाजे की दरार से गर्म और चमकदार सनलाइट अंदर आई। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर एक सामान्य और शांत दुनिया उसका इंतजार कर रही हो। लेकिन अगले ही पल फेंग शू वहीं जम गया। उसकी आंखें बाहरी दुनिया को देखकर अविश्वास से फैल गईं। उसने सोचा, क्या यह हेल है? जहां तक उसकी नजर जाती थी वहां अनगिनत भयानक और विचित्र एंटिटीज मौजूद थीं। ऐसा लग रहा था मानो यह उनकी दुनिया हो और इंसान ही यहाँ के असली आउटसाइडर्स हों। दूर एक लाल वेडिंग ड्रेस पहने पतली काया वाली रैबिट हेड ब्राइड खड़ी थी। फेंग शू का मेंटल स्टेट पहले ही टूटने के कगार पर था। सामने का दृश्य देखकर उसका बचा हुआ संतुलन भी खत्म हो गया। अचानक वह जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी बेहद विकृत और डरावनी थी। उसने कहा, तो दिलचस्प, यह दुनिया सच में बहुत दिलचस्प है। इतना हंसने के बाद उसे उल्टी आने लगी। वह किसी नशे में धुत व्यक्ति की तरह एक इलेक्ट्रिक पोल पकड़कर झुक गया। तभी एक छोटी सी आवाज उससे सुनाई दी, अंकल आपको क्या हुआ? क्या आप बीमार हैं? फेंग शू ने सावधानी से उस छोटी लड़की को देखा। वह लगभग 4-5 साल की थी। उसके बालों में 2 छोटी चोटियां थीं और वह एक बड़ा लॉलीपॉप खा रही थी। फेंग शू ने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाई और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, छोटी बहन, मैं ठीक हूँ और मुझे अंकल नहीं बिग ब्रदर कहना चाहिए। लेकिन अगले ही पल उस मासूम बच्ची का चेहरा गायब हो गया। उसकी जगह बिल्कुल उसी तरह का भयावह चेहरा उभर आया जैसा उसकी वाइफ का था। उसने पूछा, क्या तुम मुझे देख सकते हो? फेंग शू एक पल के लिए रुका, फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया। अब वह प्यारी बच्ची गायब हो चुकी थी। उसकी जगह 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा एक घोस्ट खड़ा था। उसकी चोटियां विशाल और विकृत अंगों में बदल चुकी थीं। फेंग शू मुस्कुराया, फिर अचानक वह बेकाबू होकर हंसने लगा। उसकी आंखों से आंसू तक निकल आए। उसने उत्साहित होकर उस मॉन्स्टर की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारे पुराने रूप से ज्यादा मुझे तुम्हारा यह रूप पसंद है, क्योंकि इस रूप में तुम्हें मारते समय मुझे कोई अपराध बोध नहीं होगा। उसने आसपास मौजूद सभी एंटिटीज की ओर देखते हुए कहा, तुम जैसे मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा हैं, इतने ज्यादा कि मुझे कभी यह चिंता नहीं होगी कि मारने के लिए कोई बचेगा या नहीं। ये सोचकर ही एक्साइटमेंट हो रहा है, तुम सबको मरना होगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक विशाल बोन क्लब ऊपर से गिरा। अगले ही पल फेंग शू का शरीर कुचलकर मांस के ढेर में बदल गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह फिर उसी बेडरूम में था। उसके चेहरे पर अब डेड वाटर जैसी शांति थी। तभी उसके कानों में फिर वही परिचित और कोमल आवाज गूंजी, पति ब्रेकफास्ट तैयार है। फेंग शू ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, लेकिन उसके दिल के भीतर एक कड़वी सेल्फ मॉकरी चल रही थी। वह फेंग शू ने मन ही मन व्यंग्य किया कि उसने एक ही दिन में 20 बार ब्रेकफास्ट खा लिया है। यह सचमुच बहुत ज्यादा था। वह पहले की तरह ही वही स्ट्रैटेजी दोहराता हुआ सफलतापूर्वक घर से बाहर निकल आया और एक बार फिर उसी छोटी लड़की से मिला। इस बार उसने उसे पूरी तरह इग्नोर करने का फैसला किया और अपना ध्यान इस दुनिया को ऑब्जर्व करने पर लगाया। धीरे धीरे उसने इन स्ट्रेंज एंटिटीज को 2 कैटेगरीज में बांटना शुरू किया। पहली कैटेगरी उन मॉन्स्टर्स की थी जिनका रूप बेहद विचित्र था और जिनके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। वे अत्यंत एग्रेसिव थे,
लेकिन आम लोगों के लिए लगभग हवा की तरह थे। दूसरी कैटेगरी ज्यादा खतरनाक थी। उनका अपीयरेंस इंसानों जैसा ही था। वे किसी व्यक्ति के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या लव्ड वंस का रूप धारण कर लेते थे, ठीक उसकी तथाकथित वाइफ की तरह। वे लगातार अपने टारगेट से बात करते रहते और जैसे ही सामने वाला उन्हें रिस्पॉन्स देता वे हमला कर देते। लेकिन अजीब बात यह थी कि सामान्य लोग उनके अस्तित्व को महसूस भी नहीं कर सकते थे, फिर भी वे लगातार किसी इंसान के साथ रोल प्लेइंग करते रहते थे। फेंग शू कुछ देर तक इसका कारण समझ नहीं पाया। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या यह संभव है कि ये एंटिटीज इंसानी जीवन में घुलने मिलने की कोशिश कर रही हों? क्या वे ह्यूमन सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहती हैं? इसी सोच में डूबा हुआ फेंग शू सड़क किनारे खड़ी एक शेयर्ड बाइक स्कैन करके उस पर बैठ गया। वह शहर में घूमते हुए और ऑब्जर्वेशन करना चाहता था। रास्ते में उसने अपने मोबाइल फोन पर बैंक बैलेंस देखा। अकाउंट में 9 अंकों की राशि थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर चिंता छा गई। उसे लगा कि अगर उसे इस वर्ल्ड की ट्रुथ तक पहुंचना है तो यह पैसा भी पर्याप्त नहीं होगा। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आई। कंपनी ग्रुप में मैनेजर ने उसे टैग किया था। आते ही उसने 3 लगातार सवाल दाग दिए कि फेंग शू अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचा। फिर उसने बोनस और कमीशन रोकने की धमकी भी दी। कमीशन शब्द देखते ही फेंग शू को एक पुरानी बात याद आ गई। 6 महीने पहले ओरिजिनल ओनर ने एक विला बेची थी, लेकिन उसकी कमीशन अब तक नहीं मिली थी। अगर वह पैसा वापस मिल जाए तो कुछ समय तक उसके रिसर्च का खर्च निकल सकता था। बिना किसी झिझक के उसने ग्रुप में रिप्लाई किया, मैं जॉब छोड़ रहा हूं। थोड़ी देर में सेल्स ऑफिस आकर पिछले कमीशन का हिसाब ले जाऊंगा। लगभग 2.5 घंटे की यात्रा के बाद वह बैलियो एकेडमी सेल्स ऑफिस पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह गया। सेल्स ऑफिस गायब था। उसकी जगह एक जर्जर साइन बोर्ड लगा था। फेंग शू को लगा कि शायद यह भी किसी एंटिटी की करतूत है, लेकिन डरने के बजाय उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। वह अंदर जाने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। दूसरी तरफ से झोहाओ की आवाज आई, ब्रोदर शू, आपने इतनी देर से फोन क्यों उठाया? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? फेंग शू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ पूछा कि जोहाओ आज ऑफिस में है या नहीं। जब उसे पॉजिटिव रिप्लाई मिला तो उसने तुरंत कॉल काट दी। उसे यह बात बेहद स्ट्रेंज लगी कि सेल्स ऑफिस उसकी नजर में मेंटल हॉस्पिटल बन चुका था, लेकिन जाओ हाओ पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। क्या यह हॉस्पिटल भी किसी एंटिटी का इल्यूजन था? यह सोचकर फेंग शू और एक्साइटेड हो गया और अंदर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद ऐसा लगा जैसे वह किसी अदृश्य चीज से टकरा गया हो। उसके सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उसे नरम सा स्पर्श महसूस हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर उस जगह को छुआ। टच उसे कुछ जाना पहचाना लगा। अगले ही पल उसके चेहरे पर जोरदार स्लैप पड़ा। उसने देखा कि एक युवती गुस्से में उसे डांट रही थी। बदतमीज, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। यह कहकर वह सिक्योरिटी गार्ड की तरफ भाग गई। उसी क्षण पूरा मेंटल हॉस्पिटल गायब हो गया और दृश्य फिर से सेल्स ऑफिस में बदल गया। फेंग शू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने रिफ्लेक्स में पलक झपकाई, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा आंखें खोली, मेंटल हॉस्पिटल फिर से प्रकट हो गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने सावधानी से हाथ बढ़ाकर सामने की दीवार को छूना चाहा, लेकिन उसका हाथ सीधे दीवार के आर पार निकल गया। तभी उसे सच्चाई समझ में आई। वह इस मेंटल हॉस्पिटल को देख सकता था, लेकिन उसे फिजिकल रूप से छू नहीं सकता था। ठीक वैसे ही जैसे उन स्ट्रेंज एंटिटीज को। शायद इस हॉस्पिटल को भी छूने के लिए किसी विशेष कंडीशन को पूरा करना पड़ता था। उसने एक बार फिर दीवार को टेस्ट किया और जब यकीन हो गया कि उसका हाथ आर पार जा सकता है, तो वह पूरा शरीर लेकर दीवार के अंदर घुस गया। अचानक उसके सामने का दृश्य बदल गया। अब वह एक लंबे कॉरिडोर में खड़ा था। दीवारों पर गहरे लाल ब्लड स्टेन्स फैले हुए थे। आसपास का वातावरण बेहद हॉरर से भरा हुआ था। बगल में लगे पुराने और जंग लगे रेडिएटर्स बता रहे थे कि यह मेंटल हॉस्पिटल बहुत लंबे समय से अबैंडन्ड पड़ा है। फेंग शू ने मन ही मन सोचा, यह आखिर कौन सी जगह है? जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, एक तीखी आवाज गूंजी, फेंग शू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस काम पर आने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है? लेकिन फेंग शू ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने लोगों को किनारे करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। उसके लिए दूसरी मंजिल भी बेकार साबित हुई। इस बिहेवियर ने सुपरवाइजर को बुरी तरह गुस्सा दिला दिया। वह चिल्लाया, उसे रोको, उसे बाहर निकालो। लेकिन जब तक वे कुछ कर पाते, फेंग शू डायरेक्टर ऑफिस तक पहुंच चुका था। फेंग शू, रुक जाओ। जैसे ही उसने ऑफिस का डोर खोला, वह कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। उसके सामने यंग मास्टर वॉन्ग का बेहद निजी सीन चल रहा था। कुछ सेकंड बाद फेंग शू संभला। उसने महिला का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ धकेल दिया। महिला गुस्से में उसे गालियां देने लगी, लेकिन फेंग शू ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसकी सारी अटेंशन डेस्क पर रखे डॉक्यूमेंट्स पर थी और तभी उसे यकीन हो गया कि इस मेंटल हॉस्पिटल में कोई बड़ा सीक्रेट छिपा हुआ है। एक पेपर पर लिखा था, क्या तुम इस दुनिया की सच्चाई जानना चाहते हो? जाओ खोजो। जिन आंसर्स की तुम्हें तलाश है वे सब उस रूम में रखे गए हैं। फेंग शू उलझन में पड़ गया। यह लेटर किसके लिए लिखा गया था? क्या इसे उसी के लिए छोड़ा गया था? क्या किसी को पहले से पता था कि वह यहाँ आएगा? शायद उस रूम में उसकी सारी क्वेश्चंस के आंसर्स मौजूद थे। उसी समय ऊपर लगा बल्ब झिलमिलाया और अचानक पूरा एरिया डार्कनेस में डूब गया। लोग घबरा गए। सामान्य परिस्थितियों में कंपनी बिना नोटिस दिए पावर कट नहीं करती थी, लेकिन फेंग शू को तुरंत कुछ रॉन्ग महसूस हुआ। उसने फ्लैशलाइट निकाली और आसपास रोशनी डालकर देखने लगा। उसने पाया कि अभी अभी मौजूद मेंटल हॉस्पिटल फिर से गायब हो चुका था। इसी दौरान
दौरान सुपरवाइजर बार बार फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह डेड था। यह देखकर यंग मास्टर वांग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सोशल स्टेटस और बैकग्राउंड की वजह से वह इस दुनिया के कई हिडन सीक्रेट्स जानता था। उसने गंभीर आवाज में कहा, फोन सिग्नल खत्म हो चुका है, लाइट भी दब गई है। अगर मेरा अनुमान सही है तो हम शायद घोस्ट डोमेन में प्रवेश कर चुके हैं। फेंग शू ने उत्सुकता से पूछा, घोस्ट डोमेन क्या होता है? बाकी एम्प्लॉयज भी डरने लगे, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी मजाक करने की कोशिश कर रहे थे। वे कह रहे थे कि दुनिया में घोस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब सिर्फ नेचुरल फिनोमेना है। उनकी बातें सुनकर यंग मास्टर वांग अचानक फट पड़ा। सब लोग चुप हो जाओ, उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अभी के अभी पूरी तरह साइलेंस रखो। जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसी पर हमारी सर्वाइवल डिपेंड करती है। जब माहौल धीरे धीरे शांत हो गया तो उसने गहरी सांस ली। गहरी सांस लेकर वांग शाओ धीरे धीरे बोलना शुरू किया। सीधी भाषा में कहूँ तो इस दुनिया में वास्तव में घोस्ट्स मौजूद हैं, जिसे हम घोस्ट डोमेन कहते हैं। वह घोस्ट द्वारा बनाया गया एक विशेष क्षेत्र होता है। इसे एक तरह का ऑल्टरनेट डायमेंशन या अलग स्पेस समझ सकते हो। और जब कोई घोस्ट डोमेन के अंदर होता है तो उसे हर शब्द और हर काम सोच समझकर करना पड़ता है, ताकि वह गोस्ट की किलिंग रूल्स को ट्रिगर न कर दे। इसलिए अभी हमें किसी भी तरह इस गोस्ट डोमेन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो यहाँ मौजूद हर व्यक्ति मर जाएगा। यह सुनते ही फेंग शू को एक जानी पहचानी अनुभूति हुई। उसे तुरंत एहसास हो गया कि घोस्ट फिर से सक्रिय हो चुका है। कुछ एम्प्लॉयज घबरा गए और बोले, फेंग शू तुम कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ कोई घोस्ट नहीं है। लेकिन उनकी नजरों से कुछ ही कदम दूर एक लड़की पहले ही किसी अदृश्य शक्ति द्वारा जकड़ी जा चुकी थी। फेंग शू ने बेहद शांत स्वर में कहा, वांग शाओली गायब हो गई है। एक एम्प्लॉय तुरंत चिल्लाया, बकवास मत करो, वांग शाओली तो यहीं मेरे पास खड़ी है। शाओली कुछ बोलो और इसकी बात गलत साबित करो। लेकिन चारों ओर फैले अंधेरे और सन्नाटे में कोई जवाब नहीं आया। अब बाकी लोग भी डरने लगे। किसी ने कांपती आवाज में पूछा, क्या सचमुच घोस्ट आ गया है? फेंग शू, क्या तुमने उसे देखा? वह कैसा दिखता है? अंधेरे और सीमित विजिबिलिटी के कारण फेंग शू सिर्फ इतना देख पाया था कि वांग शाओली अचानक गायब हो गई थी। शायद उसकी असाधारण कामनेस की वजह से वांग शाओ को उस पर शक होने लगा। उसने पूछा, क्या तुम स्पिरिट मास्टर हो? यह नया शब्द सुनकर फेंग शू थोड़ा हैरान हुआ। वह घोस्ट्स के सामने बिल्कुल शांत था, लेकिन स्पिरिट मास्टर जैसी चीज के बारे में नहीं जानता था। वांग शाओ भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी असली आइडेंटिटी क्या है। फिर वांग शाओ ने समझाया, स्पिरिट मास्टर वह होता है जो अपनी स्पिरिचुअल पावर को नियंत्रित कर सकता है, और इस सिचुएशन से निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम में से कोई स्पिरिट मास्टर बन जाए। यह सुनकर फेंग शू मुस्कुराया और बोला, तो स्पिरिट मास्टर बनने का तरीका घोस्ट डोमेन में ही मिलता है? इसके लिए क्या करना पड़ता है? वांग शाओ ने जवाब दिया, मेरे कजन ने बताया था कि स्पिरिट मास्टर बनने का एकमात्र तरीका घोस्ट पावर उधार लेना है, लेकिन इसके लिए दो कंडीशंस पूरी करनी होती हैं। पहली, इंसान को लाइफ एंड डेथ के बीच के एक्सट्रीम टेरर का अनुभव होना चाहिए, जिससे उसकी सोल में तीव्र बदलाव आए। दूसरी, उसे घोस्ट के कांटेक्ट में आना होगा ताकि घोस्ट पावर उसकी सोल में प्रवेश कर सके। लेकिन इसके साथ एक समस्या भी है, जब तुम घोस्ट पावर का उपयोग करते हो तो तुम्हारी सोल पर उसका पोल्यूशन भी पड़ता है। फेंग शू की आंखों में एक अजीब चमक उभरी। उसने पूछा, मतलब अगर मैं घोस्ट डोमेन के घोस्ट के संपर्क में आ जाऊं तो मुझे उन्हें खत्म करने की ताकत मिल सकती है? फिर वह अचानक जोर से हंसने लगा। बहुत बढ़िया है, सच में बहुत बढ़िया। प्रिय वाइफ, मेरी रिवेंज का इंतजार करना, मैं स्पिरिट मास्टर जरूर बनूंगा। उसी समय एक और व्यक्ति सबकी आंखों के सामने गायब हो गया। अब लोगों का मेंटल स्टेट टूटने के कगार पर था, लेकिन फेंग शू ने पैनिक करने के बजाय एक पैटर्न नोटिस किया। उसे पता चला कि लोगों के गायब होने के बीच लगभग 2 से 3 मिनट का गैप था। अधिक सटीक रूप से देखें तो विमेन 2 मिनट में और मेन 3 मिनट में टारगेट बन रहे थे। उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला, अगर मेरा अनुमान सही है तो 3 मिनट बाद फिर कोई गायब होगा। यह कहकर वह डार्कनेस की ओर बढ़ गया और एग्जिट ढूंढने लगा। वांग शाओ को उसका मनमाना बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह गुस्से से चिल्लाया, रुक जाओ, मैंने कहा था कि कोई भी अकेले इधर उधर नहीं जाएगा। तुम्हारे कान खराब हैं क्या? फेंग शू बिना रुके बोला, हम सिर्फ 8 लोग बचे हैं। अगर हर 2-3 मिनट में एक व्यक्ति गायब होता रहा तो लगभग 20 मिनट में हम सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे में रिस्क लेना ज्यादा बेहतर है। वांग शाओ कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अचानक वह चुप हो गया। उसने फेंग शू की आंखों में देखा, वह नजर पूरी तरह इमोशनलेस थी। फेंग शू ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो घोस्ट के आने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर वांग शाओ वहीं जम गया। इसके बाद फेंग शू और उसका स्पेक्टिकल्स वेयरिंग साथी आगे एक्सप्लोरेशन जारी रखने लगे। चलते चलते कॉरिडोर में टिमटिमाती ग्रीन लाइट ने फेंग शू का ध्यान खींचा। उसने कहा, यह लाइट बिल्कुल चिंगशान मेंटल हॉस्पिटल जैसी लग रही है। क्या यह जगह वही हॉस्पिटल है? उसका साथी घबराकर बोला, ब्रदर शू, हम कंपनी में नहीं थे। यह जगह किसी हॉरर मूवी के हॉस्पिटल जैसी क्यों लग रही है? यह सुनकर फेंग शू थोड़ा चौंका। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा व्यक्ति भी हॉस्पिटल देख पा रहा होगा। जब उसने दीवार को छुआ तब उसे सच्चाई समझ आई। अब मेंटल हॉस्पिटल और रियलिटी आपस में ओवरलैप हो चुके थे। उसने धीरे से कहा, क्या यही घोस्ट डोमेन है? तभी जमीन पर फैले ब्लड स्टेन्स ने उनका ध्यान आकर्षित किया। वहां फटी हुई सिक्योरिटी यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म और एक महिला एम्प्लॉय की बुरी तरह क्षतिग्रस्त वर्क क्लॉथ्स पड़ी थीं। फेंग शू ने स्थिति का एनालिसिस किया। लगता है पहले पकड़े गए दोनों लोग खा लिए गए हैं। उसने आगे कहा, हमारी फीमेल कॉलिग्स का शरीर अपेक्षाकृत छोटा है, इसलिए घोस्ट उन्हें लगभग 2 मिनट में खत्म कर देता है, जबकि एक मेल को खाने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। जियालियांग अभी अभी पकड़ा गया था, इसलिए फिलहाल हम सेफ हैं। वह झुककर कपड़ों का निरीक्षण करने लगा। उसने देखा कि कपड़ों पर बने कट्स असामान्य रूप से स्मूथ थे, मानो उन्हें किसी बेहद तेज चीज से काटा गया हो। उसे तुरंत पहले मिली फीमेल डॉक्टर घोस्ट याद आई। संभव है कि यह उसी का काम हो। अचानक दूर से भारी फुटस्टेप्स की आवाज आने लगी। फेंग शू के भीतर हल्का टेंशन पैदा हुआ। क्या यह घोस्ट है? लेकिन तुरंत उसे याद आया कि अभी हंटिंग टाइम नहीं होना चाहिए। जब उसने आने वालों का चेहरा देखा तो वह थोड़ा निराश हुआ। वे वही लोग थे जो पहले वांग शाओ के आसपास इकट्ठा थे। सुपरवाइजर कुछ पूछने ही वाला था कि तभी एक महिला की चीख गूंज उठी, ब्लड! हमारे पैरों के नीचे बहुत सारा ब्लड है। सबकी नजरें नीचे गईं। टूटी हुई यूनिफॉर्म्स और ब्लड देखकर वांग शाओ भी समझ गया कि पहले के दोनों लोग शायद खा लिए गए थे। एक लड़की रोते हुए उसके कंधे से लिपट गई। वांग शाओ, मैं घर जाना चाहती हूँ, कृपया हमें यहाँ से निकालो। दूसरे लोग भी उसकी बात से सहमत हो गए। जल्दी यहाँ से निकलते हैं। फेंग शू, तुम रास्ता दिखाओ। लेकिन फेंग शू ने उनकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। वह लगातार अपने फोन की स्क्रीन को देख रहा था। जब स्क्रीन पर चल रहा टाइमर 0 पर पहुंचा तब उसने धीरे से सिर उठाया और कहा, समय हो गया। लोग हैरान रह गए। कौन सा समय? हम घर जाने की बात कर रहे हैं। तभी उनके पीछे से सरसराहट की आवाज आने लगी। दोनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सीलिंग पर एक फीमेल घोस्ट उल्टी लटकी हुई थी और अपनी भयावह आंखों से उन्हें घूर रही थी। तब सबको समझ आया कि फेंग शू जिस समय की बात कर रहा था वह घोस्ट के हंटिंग टाइम का समय था। जैसे ही महिला शॉक में जमी खड़ी रही, फीमेल घोस्ट अचानक सीलिंग से उछली और बिजली की गति से लोगों की ओर झपट पड़ी। और फिर उसने अपने अगले टारगेट को रैंडमली चुन लिया। इस बार घोस्ट ने अपना अगला शिकार चुन लिया। वह दुर्भाग्यशाली टारगेट एक लड़की थी। डर के मारे उसके पैरों में जान नहीं रही और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने वांग जितेंग का हाथ पकड़कर प्रोटेक्शन मांगी। सामने तेजी से दौड़ती हुई फीमेल घोस्ट को देखकर वांग शाओ ने इस बार हीरो बनने के बजाय अपनी लाइफ चुन ली। लड़की रोते हुए चिल्लाती रही, मुझे छोड़कर मत जा। उसके चेहरे का मेकअप आंसुओं से बिगड़ चुका था, लेकिन वांग जितेंग कब का वहां से भाग चुका था। अब उसके सामने सिर्फ फेंग शू और स्पेक्टिकल्स वेयरिंग बॉय बचे थे। लड़की रोते हुए बोली, ब्रोदर शू, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक ठंडी सर्जिकल नाइफ उसकी गर्दन पर आ टिकी। चांदी जैसी चमकती ब्लेड हवा में लहराई और अगले ही पल उसकी आंखों की लाइफ धीरे धीरे बुझ गई। लेकिन फीमेल डॉक्टर घोस्ट वहीं नहीं रुकी। वह लगातार सर्जिकल नाइफ चलाती रही। उसकी मूवमेंट्स इतनी प्रिसिज और प्रोफेशनल थीं कि लगता था मानो वह अपने जीवन काल में मेंटल हॉस्पिटल में अनगिनत ऑपरेशंस कर चुकी हो। फेंग शू और स्पेक्टिकल्स बॉय उसके बिल्कुल पास खड़े थे, फिर भी घोस्ट ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह मृत शरीर पर पूरी तन्मयता से लगी रही। इस दृश्य को देखकर फेंग शू को फीमेल डॉक्टर घोस्ट की किलिंग रूल समझ आने लगी। ऐसा लगता था कि हर हंटिंग साइकिल में वह केवल एक व्यक्ति को टारगेट करती है। अपनी थ्योरी को कंफर्म करने के लिए फेंग शू धीरे धीरे घोस्ट के पास पहुंचा और अचानक पूरी ताकत से उसके सिर पर पंच मार दिया। पंच की ताकत से उसके हाथ से ब्लड बहने लगा, लेकिन घोस्ट पर कोई असर नहीं हुआ। वह बिना किसी रिएक्शन के अपना काम करती रही। इससे फैंग शियो को एक और बात समझ आई। अब तक जिन भी घोस्ट से उसका सामना हुआ था उन सभी के पास ह्यूमंस को आसानी से मारने की ताकत थी, लेकिन ह्यूमंस उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। उसने निष्कर्ष निकाला कि इस स्थिति को बदलने का एकमात्र तरीका स्पिरिट मास्टर बनना है। उसे वांग शाओ की बात याद आई कि स्पिरिट मास्टर बनने के लिए घोस्ट पावर को अपनी सोल में प्रवेश करने देना पड़ता है। इसलिए उसने अपनी नजर फीमेल घोस्ट की जांघ पर टिकाई। पूरे घोस्ट डोमेन में घोस्ट पावर सबसे ज्यादा घोस्ट के आसपास होती है, इसलिए डायरेक्टेड फिजिकल कांटेक्ट शायद सबसे प्रभावी तरीका था। यह देखकर स्पेक्टिकल्स बॉय हैरान रह गया। वह बोला, ब्रोदर शू, मैं तो सोचता था कि मैं ही बहुत अजीब हूँ, लेकिन आपने तो घोस्ट तक को नहीं छोड़ा। फेंग शू शांत स्वर में बोला, मैं थोड़ी देर और यहीं रुकूंगा, अगर तुम्हें डर लग रहा है सकते हो। लेकिन स्पेक्टिकल्स बॉय ने दांत भींचे और उसके बगल में बैठ गया। फिर उसने भी हिम्मत करके फीमेल घोस्ट की जांघ को छू लिया। उसके चेहरे की लालिमा बता रही थी कि उसके मन में कैसी उथल पुथल चल रही थी। वह बुदबुदाया, सोचा नहीं था कि पहली बार किसी लड़की की जांघ छूंगा तो वह घोस्ट निकलेगी। उसकी बात सुनकर फेंग शू थोड़ा हैरान हुआ। इतनी भयानक सिचुएशन में भी यह लड़का मजाक कर पा रहा था। शायद उसके अंदर वास्तव में पोटेंशियल था। कुछ देर बाद फेंग शू ने फोन देखकर कहा, बस करो, एस्केप के लिए टाइम बचाकर रखना होगा, समय हो गया, चलो यहाँ से निकलते हैं। स्पेक्टिकल्स बॉय ने पूछा, ब्रोदर शू, क्या आप पहले कभी यहाँ आए हैं? आपको ये जगह इतनी अच्छी तरह कैसे पता है? असल में जब फेंग शू पहली बार मेंटल हॉस्पिटल में आया था तब उसने यहाँ का पूरा लेआउट और रूट्स ध्यान से याद कर लिए थे। अब वह उसी नॉलेज का फायदा उठा रहा था। अचानक उसके सामने काले बालों का एक गुच्छा लहराया। फीमेल घोस्ट अपना काम खत्म करके उनका पीछा करते हुए बाहर आ चुकी थी। फेंग शू चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? अभी तो एस्केप के लिए 2 मिनट बाकी होने चाहिए थे। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी कुछ चीजों पर गई और उसे सच्चाई समझ आ गई। उसने व्यंग्य से कहा, यहाँ भी नकली चीजें निकली। घोस्ट अचानक उसके पीछे प्रकट हुई। ब्लेड की चमक हवा में लहराई। मरने से ठीक पहले फेंग शू के मन में जो आखिरी विचार आया वह बेहद अजीब था। उसे अफसोस हो रहा था कि स्वर्ग में सिलिकॉन नहीं होता। जब उसने दोबारा आंखें खोली
तो इस बार वह बेडरूम में नहीं था। वह उस मोमेंट पर वापस आ चुका था जब वह फीमेल घोस्ट की जांघ को छू रहा था। तभी उसे एक नई बात समझ आई। शायद उसका डेथ रिवाइंड किसी निश्चित लोकेशन पर नहीं बल्कि इवेंट्स के आधार पर काम करता था, बिल्कुल वीडियो गेम सेव पॉइंट की तरह। पहला चेक पॉइंट रेसिडेंशियल एरिया था, जबकि दूसरा चेक पॉइंट क्विंगशान मेंटल हॉस्पिटल बन चुका था। चूंकि पहला स्टेज वह क्लियर कर चुका था, इसलिए सेव पॉइंट अपने आप दूसरे स्टेज पर शिफ्ट हो गया था। टाइम देखकर फेंगशू ने तुरंत फैसला किया कि इस बार उसे वही गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। वह बोला, चलो अब निकलते हैं। लेकिन स्पेक्टिकल्स बॉय बोला, ब्रोदर शू, बस एक बार और। फेंगशू ने उसे रोकते हुए कहा, पिछली लड़की के शरीर में सिलिकॉन था, इसलिए घोस्ट को उसे खत्म करने में कम समय लगा। अब और रिस्क मत लो। दोनों तुरंत नीचे की ओर भागे। कुछ देर बाद उन्हें फिर वांग जिटेंग और उसके लोग मिल गए। पीछे से आती आवाज सुनकर वांग जिटेंग घबरा गया। उसे लगा कि घोस्ट उनका पीछा करते हुए आ गई है, लेकिन जब उसने देखा कि सामने फेंगशू और स्पेक्टिकल्स बॉय हैं, तो उसने राहत की सांस ली। वह बोला, डरा ही दिया था, मुझे लगा घोस्ट आ गई। स्पेक्टिकल्स बॉय ने हैरानी से पूछा, आप लोग इतने धीरे क्यों भाग रहे हैं? वांग जितेंग ने गुस्से में कहा, धीरे? हम कम से कम 20 मंजिल नीचे उतर चुके हैं। पता नहीं ये बिल्डिंग इतनी ऊंची क्यों है? तुम लोग इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? स्पेक्टिकल्स बॉय बोला, असंभव, मैं और ब्रदर शू तो सिर्फ 3 मंजिल नीचे आए हैं। यह सुनकर सभी के चेहरे बदल गए। वांग जितेंग को अचानक कुछ समझ आया। उसने कहा, घोस्ट वॉल? जरूर, घोस्ट वॉल की वजह से हम चक्कर काट रहे थे। घोस्ट पावर अक्सर लोगों को इल्यूजन में फंसा देती है। शायद हम इतने समय से वहीं घूम रहे थे, इसलिए फेंगशू इतनी जल्दी हमें पकड़ पाया। उसकी बात ने पहले से डरे हुए लोगों को और ज्यादा घबरा दिया। अब सबको लगने लगा कि वे शायद गोस्ट डोमेन के बनाए हुए एंडलेस लूप में फंस चुके हैं। इस खुलासे ने सभी लोगों को और भी ज्यादा पैनिक में डाल दिया। फेंगशू पूरी शांति से सब कुछ देख रहा था। अचानक उसे कुछ सूझा और उसने पूछा, तुम लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा आइटम है? उसे जमीन पर फेंक कर मार्क बनाओ। वांग जितेंग को तुरंत समझ आ गया कि फेंगशू क्या करना चाहता है। उसने सभी को मार्किंग करने के लिए कहा। थोड़ी देर की खोजबीन के बाद लोगों ने अपने पास मौजूद सिगरेट, नोट्स, लाइटर और दूसरी छोटी चीजें जमीन पर फेंक दी। वे लोग आगे बढ़े। मुश्किल से आधी मंजिल नीचे उतरने के बाद ही मोड़ पर उन्हें वही सामान दिखाई दिया जो उन्होंने अभी अभी फेंका था। एक आदमी घबराकर बोला, ये मेरा लाइटर है। अब सबके चेहरों का रंग उड़ चुका था। खत्म हो गए हम। यह सचमुच घोस्ट वॉल है। अगर घोस्ट पीछे से आ गई तो हम सब मर जाएंगे। फेंगशू ने जमीन से एक गन कंपेंसेटर उठाया और ध्यान से देखा। यह वही मॉडल था जो वह रोज इस्तेमाल करता था। इससे कंफर्म हो गया कि यह कोई इल्यूजन नहीं था। तभी वांग जितेंग जोर से चिल्लाया, सब चुप हो जाओ। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि आम इंसान घोस्ट वॉल से कभी बाहर नहीं निकल सकता। इसे तोड़ने का एकमात्र तरीका स्पिरिचुअलिटी को एक्टिवेट करके स्पिरिट मास्टर बनना है। जल्दी से चेक करो कि किसी की स्पिरिचुअल पावर जागी है या नहीं। यह कहकर उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से कंसंट्रेट करने लगा। बाकी लोग भी उसकी नकल करने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या नुकसान था। लेकिन फेंगशू ने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इन लोगों में से कोई स्पिरिट मास्टर बनेगा। उसकी नजर में सबसे ज्यादा चांसेस उसी के थे। आखिर वही था जिसने कई बार डेथ का सामना किया था और घोस्ट्स के साथ सबसे ज्यादा कांटेक्ट किया था। अगर वह खुद स्पिरिट मास्टर नहीं बना था तो बाकी लोगों की संभावना तो और भी कम थी। इसलिए प्रार्थना करने के बजाय उसने क्लूज ढूंढने का फैसला किया। उसका व्यवहार वांग जितेंग की नजर से नहीं बचा। वह सोचने लगा कि फेंगशू आखिर है कौन। इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। घोस्ट के सामने भी वह उतना ही शांत रहता था। उधर फेंगशू को याद आया कि जब वह मेंटल हॉस्पिटल में घूम रहा था तब स्टेयरवेल एग्जिट शायद राइट साइड पर था। वह आगे बढ़ा तो वांग जिटेंग ने पूछा, फेंगशू अब कहां जा रहे हो? फेंगशू को लगा कि बेकार की प्रेयर्स करने से बेहतर है कि लॉजिक का इस्तेमाल किया जाए। वांग जिटेंग उसे जाते हुए देखता रहा। जितना ज्यादा वह उसे देखता उतना ही ज्यादा उसे लगता कि यह आदमी बिल्कुल सामान्य नहीं है। उसे अचानक पुरानी घटना याद आई। जब फीमेल घोस्ट पहली बार आई थी, फेंगशू सबसे आगे खड़ा था। फिर भी वह सबसे पहले भागा नहीं। इसके बजाय वह वॉल के पास खड़ा हो गया ताकि भीड़ उसे धक्का न दे सके। बाद में जब सब लोग स्टेयरवेल में भाग गए तब फेंगशू और स्पेक्टिकल्स बॉय वहीं पीछे रह गए थे। अब ली फिफे मर चुका था। इसका मतलब था कि फेंगशू, स्पेक्टिकल्स बॉय और फीमेल घोस्ट कम से कम 1 मिनट तक कॉरिडोर में साथ थे। लेकिन उस दौरान हुआ क्या था? घोस्ट ने उन्हें मारा क्यों नहीं? एक पल के लिए वांग जितेंग के मन में अजीब विचार आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों घोस्ट का फायदा उठा रहे थे? फिर उसने खुद ही इस सोच को बकवास मान लिया। वह घोस्ट थी। कोई इंसान इतना पागल नहीं हो सकता। इसी बीच फेंगशू ने अपना हाथ दीवार पर रख दिया। स्पेक्टिकल्स बॉय को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा है, लेकिन फेंगशू चलते चलते स्टेप्स गिन रहा था। जब वह 15वें स्टेप पर पहुंचा तो अचानक रुक गया। उसे दीवार की सरफेस में बदलाव महसूस हुआ था। उसने धीरे से कहा, मिल गया। अगले ही पल उनके सामने एक आयरन डोर प्रकट हुआ। स्पेक्टिकल्स बॉय खुशी से उछल पड़ा। कमाल है ब्रदर शू, आपने ये भी ढूंढ लिया। नीचे मौजूद बाकी लोगों ने भी डोर देख लिया और भागते हुए वहां पहुंच गए। वांग जितेंग लगभग खुशी से पागल हो गया। यहाँ डोर है, हम बच गए। लेकिन तुरंत किसी ने पूछा, इसे खोलेंगे कैसे? यह सवाल सुनकर फेंगशू को लगा जैसे किसी ने बहुत बेवकूफी की बात कह दी हो। वह आगे बढ़ा और डोर पर मौजूद एकमात्र हैंडल को पकड़ लिया। उम्मीद है लॉक नहीं होगा। अगले ही पल क्लिक की आवाज आई और डोर खुल गया। अंदर एक बेहद डार्क पासेज था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मॉन्स्टर अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। कोई भी नहीं जानता था कि इस रास्ते के अंत में क्या है, लेकिन वांग जितेंग के लिए इतना ही काफी था कि यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया था। वह सबसे पहले डोर के अंदर दौड़ पड़ा। घोस्ट वॉल में फंसने के बाद से वह हर पल डर में जी रहा था।
उसे लगता था कि किसी भी समय घोस्ट पीछे से आकर उसे गायब कर देगी। उसके पीछे बाकी लोग भी अंदर घुसने लगे। फेंग शू डोर के पास खड़ा होकर अंदर का निरीक्षण करने ही वाला था कि वांग जितेंग उसे धक्का देकर आगे निकल गया। फेंग शू ने कुछ नहीं कहा, इसके बजाय वह चुपचाप सोचता रहा। कुछ ही क्षणों में बाकी लोग भी भीड़ की तरह डोर के अंदर घुसने लगे। हर कोई सबसे पहले भागना चाहता था। स्पेक्टिकल्स बॉय ने देखा कि फेंग शू अभी भी डोर के पास खड़ा है। उसने पूछा, ब्रदर शू, आप भाग क्यों नहीं रहे? आप हमेशा इतने काम कैसे रहते हैं? फेंग शू हल्का मुस्कुराया, जब लोग डेंजर में होते हैं तो वे सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फीमेल गोस्ट से बचने के लिए सबसे तेज दौड़ना जरूरी नहीं है। फिर उसने सबसे पीछे वाले आदमी को रोक दिया। हमें सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि हम लास्ट पर्सन ना हो, उसने मजाकिया अंदाज में जोड़ा, और इससे फीमेल गोस्ट की लेग टच करने का मौका भी मिल सकता है। शायद स्पिरिचुअलिटी जल्दी एक्टिवेट हो जाए। फिर वह गंभीर हो गया, इसके अलावा बहुत तेजी से भागना भी अच्छा नहीं है। इस मेंटल हॉस्पिटल में एस्केप हुए घोस्ट मौजूद हो सकते हैं। अगर सामने दूसरी घोस्ट मिल गई तो सिचुएशन और भी मजेदार हो जाएगी। कुछ देर बाद सबसे आगे भाग रहा वांग जिटेंग अचानक रुक गया। उसके पीछे बाकी लोग भी रुक गए। उनके सामने अब एक फॉक रोड था, दो अलग अलग रास्ते। कोई नहीं जानता था कि कौन सा रास्ता सेफ है। तभी किसी ने पीछे खड़े आदमी से कहा, तुम पहले लेफ्ट साइड जाकर चेक करो। लेकिन अब तक जो लोग जिंदा बचे थे वे इतने भी मूर्ख नहीं थे। उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? खुद क्यों नहीं जाते? स्थिति कुछ देर तक अटक गई थी। कोई भी आगे बढ़कर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। इसी समय सबकी नजर फिर से फेंग शू पर पड़ी, जो अभी अभी वहां पहुंचा था। वांग जितेंग ने उससे पूछा, फेंग शू, हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए? आखिरकार घोस्ट वॉल के समय वही था जिसने सही रास्ता खोजा था, इसलिए सबको लग रहा था कि वही रास्ता जानता होगा। फेंग शू हल्का सा मुस्कुराया, जब मुझे जरूरत थी तब मुझे धक्का देकर हटा दिया गया था। अब जब दिक्कत आई है तब मेरी याद आ गई। लगता है मुझे बस टूल समझ लिया गया है। भीड़ बेचैन हो गई। हाँ, हंस क्यों रहे हो? जल्दी बताओ, घोस्ट लगभग पहुंचने वाला है। लेकिन फेंग शू ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके लिए ये लोग भी सिर्फ टूल्स थे। इस घोस्ट डोमेन में ताकतवर घोस्ट के सामने वे किसी काम के नहीं थे। समय खींचने के लिए किसी न किसी को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता था। इसलिए उसने बिना कुछ बोले दाईं तरफ का रास्ता चुन लिया और आगे बढ़ गया। अचानक पीछे से एक तेज घिसटने की आवाज आई। यह आवाज सुनते ही भीड़ में पैनिक फैल गया और सब लोग भागने लगे। सबसे पीछे मैनेजर वू डाहाई था। उसकी उम्र ज्यादा थी और शरीर भारी था, इसलिए वह सबसे स्लो था। तभी फेंग शू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वह आ गया, घोस्ट उसे पकड़कर ले जा रहा है। सच में वू डाहाई के सिर के ऊपर एक फीमेल घोस्ट चिपकी हुई थी। उसकी खून जैसी आंखें भीड़ को घूर रही थी। अचानक घोस्ट तेजी से नीचे उतरी और पूरी टीम के पीछे आ गई। सब लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन इंसान की स्पीड घोस्ट के सामने कुछ भी नहीं थी। घोस्ट डॉक्टर तेजी से पीछे वाले व्यक्ति तक पहुंच गई। वू डाहाई की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागी और उसने सामने दौड़ रहे एक आदमी को पकड़कर पीछे खींच लिया, खुद आगे निकलने के लिए। तुम मुझसे तेज क्यों भाग रहे हो? मरने वाला तुम हो। उस आदमी को समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ। एक चमकदार ब्लेड चला और उसका शरीर अलग हो गया। वू डाहाई ने राहत की सांस ली। चलो, अब मैं बच गया। फेंग शू वहीं रुक गया। उसने मन ही मन सोचा, जो इंसान दूसरों को मारकर खुद बचता है वह भी घोस्ट से अलग नहीं है। फिर वह धीरे धीरे फीमेल घोस्ट की ओर बढ़ा। उसे बस इतना करना था कि जल्दी से स्पिरिट अवेकनिंग पूरा हो जाए ताकि और लोगों की मौतें कम हो। पीछे स्पेक्टिकल्स बॉय ने देखा कि फेंग शू गायब है तो वह घबरा गया। ब्रदर शू, मुझे बिना बताए अकेले कैसे चले गए? ये तो गलत है। अगर कभी मौका मिला तो मुझे भी घोस्ट की जांग छूने देना। फिर वह बुदबुदाया, वाह कितनी स्मूथ स्किन है, आइसक्रीम जैसी। वह उत्साह में बकवास करता रहा। फेंग शू ने उसे देखकर सोचा, यह लड़का सच में अलग है, इतनी हालत में भी मजाक कर सकता है। शायद यह सच में स्पिरिट मास्टर बनने की क्षमता रखता है। साथ मिलकर इस मानसिक अस्पताल मेंटल हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करते हुए दोनों कुछ देर टटोलते रहे और फिर आगे दौड़ने लगे। उन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि कोई पीछे छूट जाएगा। जवान और ताकतवर होने के कारण वे अक्सर एक्सरसाइज भी करते थे और यह इंसान की जिंदगी का सबसे पीक फिजिकल स्टेट माना जाता है। इसके बाद फेंग शू ने पूछा, क्या तुम्हें फीमेल घोस्ट से मारे जाने का डर नहीं लगता? चश्मे वाला युवक कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मौत का इंतजार करना सीधे मारे जाने से ज्यादा तकलीफदेह है। वैसे भी मरना तो है ही, तो क्यों ना थोड़ा खुलकर जिया जाए। और फिर तुम भी तो हमारे साथ हो। अचानक किसी ने रुककर जोर से आवाज लगाई, जिससे फेंग शू का ध्यान उसकी ओर गया। वे लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे। रेस्टोरेंट काफी बड़ा था लेकिन पूरी तरह खाली था। अंदर पुरानी और सफेद पड़ चुकी मेज कुर्सियां रखी थीं। कोनों में टूटे फूटे चूल्हे और कई बड़े काले बर्तन पड़े हुए थे। इतनी कठिन परिस्थितियों में शायद सिर्फ कॉकरोच ही जिंदा रह सकता था। यह देखकर वांग जितंग बहुत खुश हो गया। उसने कहा, रेस्टोरेंट में आमतौर पर बाहर जाने का रास्ता होता है, सब लोग जल्दी से ढूंढो। लोगों को और मेहनत से तलाश करने के लिए उसने लालच भी दिया, अगर हम बाहर निकल गए तो मैं सबको बढ़िया दावत दूंगा। वू डाहाई भी तुरंत खुशामद करने लगा, यंग मास्टर वांग, आप चिंता मत कीजिए, अगर दरवाजा नहीं मिला तो मैं खुद एक रास्ता खोद दूंगा। तभी किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे दरवाजा मिल गया। वांग जितंग ने आवाज की दिशा में देखा। एक लड़की दरवाजा खोलने ही वाली थी। वह तुरंत चिल्लाया, रुको, इसे मैं खोलूंगा। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगा, आखिरकार बचने का रास्ता मिल गया। मेरी शानदार लीडरशिप ने ही इन बेवकूफों को बचाया है। अपने आप पर गर्व करते हुए उसने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया, लेकिन अंदर फिर वही अंधेरा और संकरा कॉरिडोर था। फर्क सिर्फ इतना था कि यह कॉरिडोर पहले से भी ज्यादा अंधकारमय था। हालांकि किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी। सबकी एक ही इच्छा थी, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना। लेकिन फेंग शू ने कुछ अलग महसूस किया। उसे लगा कि बढ़ता हुआ अंधेरा और दबाव भरी रोशनी इस बात का संकेत है कि वे घोस्ट डोमेन के और भी
भी अंदर पहुंचते जा रहे हैं। यह किसी एग्जिट जैसा नहीं बल्कि एक डेड एंड जैसा लग रहा था। जब उन्होंने आखिरी दरवाजा खोला तो सबके चेहरे उतर गए। वहां सिर्फ एक छोटा सा स्टोरेज रूम था। धत तेरे की, यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, हम पूरी तरह फंस गए हैं, वांग जितंग गुस्से से चिल्लाया। फेंगशू सब समझ गया। पहले वाले मोड़ पर उन्होंने गलत रास्ता चुना था। असली रास्ता शायद बाईं ओर था, लेकिन अब वापस लौटना बहुत देर हो चुकी थी। वहां तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितनी जानें कुर्बान करनी पड़ती। कुछ सोचने के बाद फेंगशू ने फैसला किया कि वह रिवाइंड करके फिर से बाईं तरफ का रास्ता चुनेगा। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर फीमेल घोस्ट को ढूंढने वाला था, तभी चारों तरफ से शिकायतों की आवाजें आने लगी। सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम गलत रास्ता नहीं चुनते तो हम यहाँ फंसते ही नहीं। अगर तुम्हें नहीं पता था कि कौन सा रास्ता सही है तो कम से कम सबकी राय तो ले लेते। सारे लोग अपना दोष फेंगशू पर डालने लगे। यह देखकर फेंगशू के होंठों पर मुस्कान आ गई। अब वह बहुत कम हंसता था, सिर्फ तब जब किसी घोस्ट को देखकर उसके अंदर असाधारण उत्साह पैदा होता था। चश्मे वाला युवक लोगों का अचानक बदलता हुआ रवैया देखकर भड़क गया। तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो? रास्ता पूछने वाले भी तुम थे और अब गलती होने पर ब्रदर शू को दोष देने वाले भी तुम ही हो। जैसे ही कोई समस्या आती है तुम लोग तुरंत जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हो। अगर इतनी ही समझ थी तो खुद रास्ता क्यों नहीं चुना? वो दहाई ने तुरंत गंभीर चेहरा बनाया और ऐसे बोलने लगा जैसे वही न्याय का अवतार हो सकता है हम में काबिलियत न हो, लेकिन हम बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेते। तुम्हारी वजह से हम सब यहाँ फंस गए हैं। तुमने न सिर्फ हमारे विश्वास को तोड़ा है बल्कि हमें मौत के मुंह में भी धकेल दिया है। मैनेजर होने के नाते वो दहाई बोलने में माहिर था। उसकी बातों ने चश्मे वाले युवक को पूरी तरह चुप करा दिया। तभी वांग जितंग आगे आया और दोनों के बीच आकर बोला, बस करो, अभी लड़ाई का समय नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम जिंदा कैसे बचें। इसके बाद उसने अपनी थ्योरी सामने रखी। ये घोस्ट हर बार किसी एक व्यक्ति पर हमला करने के बाद लगभग 2 से 3 मिनट का सेफ पीरियड छोड़ती है। इसलिए हमें किसी एक व्यक्ति को चुनना होगा जो घोस्ट का ध्यान अपनी ओर खींचे और बाकी लोगों के भागने का मौका बनाए। असल में उसकी सारी बातें इसी पल के लिए थीं। जब सब लोग फेंगशू को दोषी मान चुके थे तो बलि का बकरा कौन बनता? यह देखकर फेंगशू हंस पड़ा। हाँ, दिलचस्प, सच में बहुत दिलचस्प। इसके तुरंत बाद वांग जितंग उसकी ओर बढ़ा और अचानक जोर से धक्का मारते हुए चिल्लाया, अगर तुमने गलत रास्ता नहीं चुना होता तो हम इस हालत में नहीं पहुंचते। इसलिए फेंगशू, तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। यह देखकर चश्मे वाला युवक और बर्दाश्त नहीं कर पाया। आखिर फेंगशू वही इंसान था जिसने उसे फीमेल घोस्ट की जांघ छूने तक की हिम्मत दिलाई थी। वह गरज कर बोला, ब्रदर शू को छोड़ दो, और पूरी ताकत से वांग जिटांग की ओर दौड़ पड़ा। वांग जिटांग घबरा गया और तुरंत दूसरों को मदद के लिए बुलाने लगा। तभी चश्मे वाला युवक उसके पीछे पहुंच गया और उसे कसकर जकड़ लिया। वांग जिटांग चिल्लाया, वो दहाई, तुम अभी तक मदद करने क्यों नहीं आए? यह सुनते ही वो दहाई तुरंत दौड़ पड़ा। आखिर वह हमेशा से वांग जितांग का समर्थक रहा था। अगले ही पल वो दहाई ने छलांग लगाई और अपनी भारी भरकम बॉडी से चश्मे वाले युवक को दबोच लिया। उसने उसे जमीन पर गिराकर पूरी तरह जकड़ लिया जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा था। इस तरह वांग जितंग को छुड़ा लिया गया। धड़ाम, अचानक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। आखिरकार फेंगशू को सबने मिलकर दरवाजे के बाहर बंद कर दिया। दरअसल टीम की इकलौती लड़की ने लड़ाई झगड़े का फायदा उठाकर चुपके से दरवाजा बंद कर दिया था। खिड़की के पार खड़े फेंगशू ने कमरे के अंदर मौजूद लोगों को शांत भाव से देखा और कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मुझे इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अब लगता है कि इंसान घोस्ट से भी ज्यादा दिलचस्प है। हाँ, तुम लोगों का धन्यवाद, तुमने इस दुनिया के प्रति मेरी रुचि और बढ़ा दी है। अगली बार मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। उसी समय फीमेल घोस्ट तेजी से छत पर रेंगते हुए वहां आ पहुंची। एक चमकती हुई रोशनी लहराई और फेंगशू एक बार फिर उसके हाथों मारा गया, लेकिन इस बार भी उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। दृश्य बदलता है। एक बड़ा हाथ लगभग घिस चुके व्हाइट सिल्क स्टॉकिंग्स को सहला रहा था। तभी फेंगशू का शरीर अचानक कांप उठा और उसके हाथों की हरकत धीरे धीरे रुक गई। उसे एहसास हुआ कि वह फिर से रीबर्थ ले चुका है। पास खड़ा ग्लासेस बॉय उसे उठते हुए देखकर हैरान हो गया और बोला, तुमने तो कहा था कि अभी समय है, फिर अचानक क्यों चले गए? फेंगशू ने सिर्फ इतना कहा, चलो। ग्लासेस बॉय कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। मरने से पहले जो कुछ हुआ था उसे याद करके फेंगशू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वह उस समूह से दोबारा मिलने के लिए उत्सुक था। इस बार जब सब लोग दौड़ रहे थे तब फेंगशू को पहले से ही सब कुछ पता था। बाकी लोगों को देर से समझ आया कि उनके पीछे कोई घोस्ट नहीं बल्कि घोस्ट वॉल गुइदा चंग का प्रभाव था। वांग जितंग ने फेंगशू को रोककर पीछे की स्थिति के बारे में पूछना चाहा, लेकिन इस बार फेंगशू ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। ग्लासेस बॉय ने भी पिछली बार की तरह वही सवाल पूछा और बातचीत फिर लगभग उसी दिशा में बढ़ी। सभी सुरागों को जोड़ने के बाद वांग जिटांग समझ गया कि वे घोस्ट वॉल में फंसे हुए हैं। वह सबको समझाने ही वाला था कि तभी क्लिक की आवाज आई। फेंगशू पहले ही एग्जिट डोर खोल चुका था और दरवाजे के सामने शांत खड़ा था। वांग जितंग एकदम असहज हो गया। उससे भी ज्यादा वह अविश्वास में था। उसने सोचा, कहा जाता है कि सिर्फ स्पिरिचुअल पावर जागृत करने वाले स्पिरिट मास्टर ही
घोस्ट वॉल को तोड़ सकते हैं। क्या फेंग शू पहले ही स्पिरिट मास्टर बन चुका है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। क्या तुमने स्पिरिचुअल पावर जागृत कर ली है? लेकिन फेंग शू ने कोई जवाब नहीं दिया। जल्द ही वे फिर उसी परिचित फोर्क रोड पर पहुंच गए। हमेशा की तरह लोगों ने रास्ता चुनने की जिम्मेदारी फिर फेंग शू पर डाल दी। तुमने अभी घोस्ट वॉल तोड़कर एग्जिट ढूंढ लिया था, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि कौन सा रास्ता सही है। फेंग शू, हमें बाहर ले चलो। अगर हम बच गए तो हम तुम्हारा एहसान जरूर चुकाएंगे। फेंग शू ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ समय देखा और शांत स्वर में बोला, फीमेल घोस्ट के आने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। यह सुनकर वांग जिटांग बहुत खुश हो गया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि फेंग शू कोई साधारण इंसान नहीं रहा। बच निकलने की उम्मीद में वांग जितंग ने तुरंत लालच देना शुरू कर दिया। फेंग शू, अगर तुम मुझे यहां से बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा और अपनी कंपनी का जनरल मैनेजर भी बना दूंगा। लेकिन फेंग शू के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने सिर्फ एक हल्की थकी हुई सांस छोड़ी। वांग जितंग समझ नहीं पाया कि और क्या कहे। तभी फेंग शू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जल्दी मत करो, यहां से जाने से पहले मुझे एक काम और करना है। उसकी मुस्कान देखकर वांग जितंग के माथे पर कोल्ड स्वेट आ गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या काम? अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई। फेंग शू बिजली की गति से आगे बढ़ा और वांग जितंग की टांगों के बीच एक भयंकर किक मार दी। वांग जितंग का चेहरा विकृत हो गया, पूरा शरीर अकड़ गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी अंडे के टूटने की आवाज आई हो। अगले ही क्षण उसकी दर्दनाक चीख पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। वह ऐसी चीख थी जिसे सुनकर सुनने वाले भी सिहर उठे। जमीन पर सिकुड़कर पड़े वांग जितंग को देखकर फेंग शू जोर से हंस पड़ा। हा, तुम्हारे 5 मिलियन अपने इलाज पर खर्च करना ज्यादा बेहतर होगा। तभी वांग जितंग का एक अनुयायी आगे बढ़ा और गुस्से में बोला, तुम कितने नीच इंसान हो? अचानक किसी पर हमला क्यों किया और इतना घटिया तरीका क्यों अपनाया? फेंग शू ने उसकी ओर घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम मरना चाहते हो? फिर उसने कहा, फीमेल घोस्ट को आने में 1 मिनट से भी कम समय बचा है। जब वह आएगी तो किसी न किसी की मौत होगी, लेकिन अभी की स्थिति में मरने वाला सिर्फ वांग जितंग होगा। इसलिए असल में मैं तुम लोगों की जान बचा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे अजीब हो गए। उसकी बात में तर्क तो था, लेकिन फिर भी कुछ गलत सा महसूस हो रहा था। अचानक फेंग शू ने फिर से अपना पैर उठाया। एक और भयावह आवाज गूंजी। इसके बाद दूसरी दर्दनाक चीख सुनाई दी। इस बार शिकार बना मैनेजर वू डाहाई। उसे भी जमीन पर सिकुड़कर पड़े हुए और पूरे शरीर में ऐंठन आते देखकर फेंग शू बेहद संतुष्ट दिखाई दिया। पिछली बार तुम दोनों ने जानबूझकर मुझे बाहर बंद करके घोस्ट के लिए बेड बनाया था। इस बार तुम्हारी बारी है। जब लोगों ने देखा कि फेंग शू ने दूसरा हमला भी कर दिया है तो सभी पुरुष घबरा गए। उनमें से कुछ तो अनजाने में अपने सबसे संवेदनशील हिस्से की रक्षा करने लगे। किसी ने कांपती आवाज में पूछा, फेंग शू, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? वांग जिटांग पर हमला करने को तो तुमने हमारी सुरक्षा बताया था, लेकिन वो दहाई को क्यों मारा? बिना किसी चेतावनी के लोगों को घायल करते देख सभी असुरक्षित महसूस कर रहे थे। फेंग शू ने उसकी ओर मुड़कर देखा और बिना किसी भावना के कहा, बेशक बैकअप छोड़ना जरूरी होता है। यह सुनकर ग्लासेस बॉय की आंखों में प्रशंसा भर गई। जैसा उम्मीद थी, ब्रदर शू सच में बहुत थरो और केयरफुल हैं, लेकिन बाकी लोगों को फेंग शू बेहद क्रूर लग रहा था। एक व्यक्ति को अपंग बनाना ही काफी नहीं था, वह तो दूसरा बैकअप भी तैयार कर रहा था। क्या वह अब भी इंसान है? फांगजू ने शांत स्वर में सबको याद दिलाया, दाईं तरफ डेड एंड है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बाईं तरफ जाओ। लेकिन अब उस आदमी का फेंगशू पर भरोसा नहीं रहा था। उसने सवाल किया, अगर बाईं तरफ सेफ रूट है तो तुम खुद क्यों नहीं जा रहे? क्या आगे कोई खतरा है और तुम हमें टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो? फेंगशू ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं तो घोस्ट की टांग छूने का इंतजार कर रहा हूँ। जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ। वैसे अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। यह सुनकर सब लोग उलझन में पड़ गए। कोई सिर्फ फीमेल घोस्ट की टांग छूने के लिए भागने से इनकार कर सकता है? लेकिन ग्लासेस बॉय उत्साह से फेंग शू के पास आ गया और बोला, ब्रोदर शू, मुझे भी साथ लेना। उसी समय फीमेल घोस्ट फिर से छत पर दिखाई दी। उसकी रक्त पिपासु आंखें सब लोगों को ध्यान से देख रही थीं, मानो अपने अगले शिकार का चुनाव कर रही हो। घोस्ट को करीब आते देख सब घबरा गए। पास खड़ा आदमी लड़की को लेकर बाईं ओर वाले रास्ते में भाग गया, क्योंकि फेंगशू ने कहा था कि सेफ रूट वहीं है। लेकिन उसे यह डर भी था कि कहीं फेंगशू झूठ तो नहीं बोल रहा। इसलिए वे दोनों गलियारे में थोड़ा अंदर जाकर रुक गए और पीछे मुड़कर फेंगशू को देखने लगे। उन्होंने देखा कि फेंगशू भागने के बजाय सीधे फीमेल घोस्ट की ओर बढ़ रहा था। वह जाकर वांग जिटांग और वू डाहाई के सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, जैसे फीमेल घोस्ट कोई पालतू जीव हो। वांग जिटांग ने उसे देखते ही विनती की, ब्रोदर शू, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लगा कि उसका शरीर पूरी तरह भीगा हुआ है। उसने हाथ लगाया तो खून महसूस हुआ। दर्द और खून को महसूस करते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डर के मारे उसकी आंखें फैल गईं। अब तो उसके लिए पीछे खड़ी फीमेल घोस्ट भी उतनी भयावह नहीं रही। वह दर्द सहते हुए उठने की कोशिश करने लगा। तभी फेंगशू ने एक कदम आगे बढ़ाकर उसका हाथ जमीन पर दबा दिया। दर्द से वांग जितंग चीख उठा। फेंगशू धीरे धीरे झुका। उसकी परछाई वांग जितंग के चेहरे पर पड़ रही थी। वह बिना किसी भावना के बोला, चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। अचानक उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी
मुस्कान उभरी। मैं तो तुम्हारी मौत अपनी आंखों से देखने वाला हूँ। इसी दौरान फीमेल घोस्ट उसके पीछे पहुंच चुकी थी। कुछ ही क्षणों बाद वांग जितंग की जिंदगी समाप्त हो गई। फेंग शू के चेहरे पर गर्म खून की छींटें पड़ी। उस गर्माहट को महसूस करते हुए वह कुछ क्षणों के लिए रुक गया। तो यही बदले का स्वाद है? उसकी आवाज में अजीब सी तृप्ति थी, वाकई नशे जैसा। उसका शरीर हल्का सा कांपने लगा। यह पहली बार था जब उसने रिवेंज का फल चखा था। वह उत्साह से भर गया। फिर अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे शरीर के भीतर कोई शक्ति जाग रही हो। वह हंस पड़ा। हा हा हा, मेरा दिल इतनी तेज धड़क सकता है? क्या मेरी स्पिरिचुअलिटी जागने वाली है? लेकिन उसने अपनी प्राथमिकता नहीं भूली। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी घोस्ट के संपर्क में आना और स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्राप्त करके स्पिरिट मास्टर बनना। यह सब देखकर बाकी लोग स्तब्ध रह गए। जब फेंग शू ने कहा था कि वह घोस्ट की टांग छुएगा तो वह मजाक नहीं कर रहा था, वह सचमुच ऐसा कर रहा था। अचानक फेंग शू ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर लगे खून और तेज नजर ने सबको डरा दिया। ग्लासेस बॉय का शरीर अनायास सख्त हो गया। वह फेंग शू का समर्थक था, लेकिन इस समय वह भी उससे थोड़ा डर रहा था। इस वक्त फेंग शू ने उसे आवाज दी और पूछा, आओगे? ग्लासेस बॉय चौंक गया। वह डरपोक नहीं था, लेकिन इस समय फेंग शू का रूप बेहद भयावह लग रहा था। चेहरे पर खून, होंठों पर खतरनाक मुस्कान और बगल में खड़ी फीमेल घोस्ट। कुछ क्षणों के लिए समझना मुश्किल था कि असली घोस्ट कौन है। उसके निमंत्रण पर ग्लासेस बॉय वहीं खड़ा रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही ब्रदर शू है जिसे वह जानता था। बाकी लोग तो पूरी तरह घबरा गए थे। वे बार बार चिल्ला रहे थे कि फेंग शू खुद किसी घोस्ट जैसा लग रहा है। असल में फेंग शू को स्टोरेज रूम वाली घटना याद आ गई थी। उसे याद था कि कैसे ग्लासेस बॉय हमेशा उसका साथ देता रहा था, इसलिए वह उसकी मदद करना चाहता था। लेकिन जब उसने लोगों को खुद को घोस्ट कहते सुना तो उसे अचानक एहसास हुआ। 20 से अधिक बार मरने और पुनर्जन्म लेने के बाद उसके भीतर सिर्फ रिवेंज और मैडनेस ही बची थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी ह्यूमैनिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। हालांकि उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन झाओ हाओ अलग था। वह एक साधारण इंसान था। वह बार बार मरकर लौट नहीं सकता था। उसके भीतर अभी भी इंसानियत की गर्माहट बाकी थी। यह समझने के बाद फेंग शू फिर नीचे बैठ गया। उसने सोचा, अगर जोहाओ तैयार नहीं है तो वह उसे मजबूर नहीं करेगा। हर इंसान को अपनी राह चुनने का अधिकार है। तभी जोहाओ बोल पड़ा। उसकी बातों ने फेंग शू को लंबे समय बाद एक अलग तरह की गर्माहट महसूस कराई। मेरा परिवार साधारण है, मैं दिखने में भी खास नहीं हूँ। कंपनी में हमेशा एक साइड कैरेक्टर की तरह रहा हूँ। सिर्फ ब्रदर शू ही थे जो मुझसे बात करते थे। सिर्फ आपने मुझे सच में दोस्त माना, इसलिए चाहे कुछ भी हो मैं आप पर भरोसा करता हूँ। इतनी भावुक बात कहने के बाद जोहाओ खुद थोड़ा शर्मिंदा हो गया। फिर उसने फेंग शू के चेहरे की ओर देखकर कहा, ब्रदर शू, ऐसे मत देखो, अभी आपका चेहरा बहुत डरावना लग रहा है। चेहरे पर इतना खून लगा है जैसे किसी जानवर को काट कर आए हो। इतना कहते हुए उसका पैर गलती से वांग जितंग के सिर से टकरा गया। वह घबरा गया और तुरंत बोला, माफ कीजिए, मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं था यंग मास्टर वांग, मेरा मतलब बिल्कुल भी यह नहीं था। कुछ क्षण बाद वह खुद ही यह बात भूल गया और फिर फीमेल घोस्ट के चेहरे को छूने में लग गया। यह देखकर फेंग शू कुछ पल के लिए निरुत्तर रह गया। मैं हार मानता हूँ। इसके बाद दोनों आराम से फीमेल घोस्ट के पास बैठे रहे। तभी झाओ हाओ ने पूछा, ब्रोदर शू, आपने अचानक वांग जिटांग और वुडाहाई पर हमला क्यों किया था? फेंग शू ने जवाब दिया, जब ऑर्डिनरी पीपल किसी घोस्ट का सामना करते हैं तो जीवित रहने का सबसे आसान तरीका होता है किसी और की जान के बदले समय खरीदना। उनकी हैसियत और स्वभाव को देखते हुए तुम्हें क्या लगता है वे किसे बलि का बकरा बनाते? झाओ हाओ तुरंत समझ गया। पूरे समूह में सिर्फ वही और फेंग शू ऐसे लोग थे जो बाकी लोगों से अलग थे। अगर बात बलिदान की आती तो सबसे पहले उन्हीं दोनों को चुना जाता। झाओ हाओ कुछ और कहना चाहता था, लेकिन तभी फेंग शू ने अपने शरीर में एक अजीब बदलाव महसूस किया। उसने हाथ उठाकर झाओ हाओ को रोक दिया और पूछा, क्या तुम्हें भी कुछ अलग महसूस हो रहा है? क्या यह गुड एनर्जी उसके शरीर में प्रवेश कर रही है? ग्लासेस बॉय थोड़ा चौंक गया, फिर सिर हिला दिया और बोला कि उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। फेंग शू ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन अचानक फिर से एक हल्की सी गुड एनर्जी उसमें प्रवेश करने लगी। उसने ध्यान से महसूस किया और तुरंत समझ गया, यह भ्रम नहीं था। सच में फीमेल घोस्ट की थी से निकलकर कोई घोस्ट पावर उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। क्या यही घोस्ट पावर का इन्फेक्शन है? उसे लगा कि जो हाओ इस अनुभव का पूरा मजा ले रहा है, हर तरह की हरकतें कर रहा है। सुनकर जाओ हाओ ने कहा कि उसे कोई घोस्ट एनर्जी अंदर आते हुए महसूस नहीं हो रही, बल्कि ये लेग काफी एक्टिव लग रही है। ब्रदर शिव, क्या मेरी पोस्ट गलत है? ये सब देखकर फांगशियो को थोड़ा अजीब लगा। कुछ देर बाद थककर जो हाओ ने पसीना पोंछते हुए पूछा कि अब टाइम खत्म होने वाला है, क्या हम अब रिट्रीट करेंगे? फेंगशू ने कहा, घबराओ मत, मुझे लग रहा है कि मैं जल्द ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्राप्त कर लूंगा और अभी वो डाहाई भी है, समय पर्याप्त है। यह सुनकर झो हाओ बहुत खुश हो गया। सच में हम बच सकते हैं? फिर उसने पूछा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसा महसूस होता है, उसे क्यों कुछ महसूस नहीं हो रहा जबकि वह भी साथ में था। फेंगशू ने समझाया कि भले ही वह लंबे समय से घोस्ट एनर्जी के संपर्क में है, लेकिन उसने अभी तक असली लाइफ एंड डेथ एक्सपीरियंस नहीं झेला है, इसलिए उसका मेंटल स्टेट तैयार नहीं है। जो हाओ थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया क्योंकि उसे याद था कि वह हमेशा फेंगशू के साथ ही था, फिर उसे ऐसा अनुभव क्यों नहीं हुआ। उसी समय फीमेल घोस्ट ने वांग जिटांग को खत्म कर दिया और अब वो डाहाई की तरफ बढ़ गई। वो
सहायिका का शरीर भारी था, इसलिए वह उसे कुछ समय तक सस्टेन कर सकती थी। फेंगशू ने तय किया कि वह 2 मिनट और कांटेक्ट बनाए रखेगा ताकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके, और 3 मिनट एस्केप के लिए छोड़ देगा। अगर 2 मिनट में अवेकनिंग नहीं हुई तो वह रुक जाएगा। उसने आंखें बंद कर लीं और ध्यान से घोस्ट एनर्जी को महसूस करने लगा। लगातार घोस्ट पावर उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह शरीर में जमा होती वह कहीं गायब हो जाती। उसे शक हुआ कि यह आखिर जाती कहाँ है, क्या यह हार्ट में जाती है? धीरे धीरे उसने अपनी कॉन्शियसनेस को फॉलो किया और उसने एक धड़कता हुआ हार्ट महसूस किया। क्या सोल हार्ट ही है? नहीं, उस सोल का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, यह बस सबकॉन्शियस प्रोजेक्शन है, यानी वह इसे शेप दे सकता है। जैसे जैसे वह समझता गया, वह हार्ट धीरे धीरे बदलने लगा, कभी एक डिस्टॉर्टेड शेप, कभी खुद फंक्शु का रूप भी ले सकता था। उसका अनुमान सही था। धीरे धीरे गोस्ट एनर्जी उसके शरीर में भरने लगी, हार्ट तेजी से धड़कने लगा और एक ब्लैक होल जैसी ब्लैक ग्लो निकलने लगी। फिर अचानक सभी एनर्जी इकट्ठा होकर एक ब्लड रेड लाइट में बदल गई और एक ब्लड बीड बनकर सोल की गहराई में जमा हो गई। ग्लासेस बॉय यह देखकर शॉक्ड हो गया। हम दोनों ने साथ में किया, फिर भी मुझे अवेकनिंग क्यों नहीं हुई? उसी समय फेंगशू के सेंसेस तेज हो गए। उसकी टच, स्मेल, हियरिंग, विजन सब बहुत ज्यादा शार्प हो गए। उसकी रिएक्शन स्पीड और बॉडी कंट्रोल भी कई गुना बढ़ गया। अगर पहले दुनिया एक धुंधले पर्दे के पीछे थी, तो अब वह पर्दा हट चुका था और वास्तविक दुनिया सामने थी। यही स्पिरिचुअलिटी है। उसे समझ आया कि स्पिरिचुअलिटी वास्तव में सोल का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो घोस्ट पावर से डिस्टॉर्ट होती है। जितना मजबूत सोल, उतनी मजबूत स्पिरिचुअलिटी। हालांकि उसकी अवेकनिंग अभी केवल 1% थी, लेकिन वह अब एक स्पिरिट मास्टर बन चुका था। स्पिरिट मास्टर की पावर हर व्यक्ति के इनर डिजायर और मेंटल स्टेट पर निर्भर करती है। उसने सोचा, उसकी एबिलिटी क्या है? अगले ही पल उसे समझ आया। उसकी पावर यह थी कि जो दर्द वह खुद झेलता है, वह दूसरों को भी महसूस करा सकता है, फिजिकल पेन भी और मेंटल सफरिंग भी। यह सुनकर वह हंस पड़ा। यह भी कोई एबिलिटी है? लेकिन उसे यह एबिलिटी बहुत पसंद आई। यह दुनिया में उसकी सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन थी, गोस्ट्स को वही दर्द देना जो उसने खुद झेला था। उसे अपनी गोस्ट वाइफ याद आई और वह मुस्कुराया। तैयार हो जाओ, अब तुम्हें भी मेरा दर्द महसूस होगा। जाओ हाओ ने उसे याद दिलाया कि 2 मिनट पूरे होने वाले हैं और घोस्ट वापस आने वाली है। लेकिन फेंगशू अब शांत हो चुका था। उसने कहा, थोड़ा दूर हट जाओ, मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है। उसने कहा कि लिंगशी, स्पिरिचुअल पावर की शक्ति को बाहर निकालो। जो हाओ ने समझदारी से पीछे हटते हुए कहा, ब्रोदर शू, तुम सच में स्पिरिट मास्टर बन गए हो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, घोस्ट को खत्म कर दो। फेंगशू ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। उसके शरीर के भीतर मौजूद लिंगशी स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे उसकी राइट हैंड में इकट्ठा होने लगी। अपने दर्द की क्षमता को लेकर वह बहुत संतुष्ट था। दूसरों के लिए यह यूजलेस लग सकती थी, लेकिन उसके लिए यह वन हिट किल जैसी थी, क्योंकि उसके हर पंच में उसकी 21 डेथ्स का दर्द शामिल था। ऐसा दर्द कोई सहन नहीं कर सकता था, और जैसे जैसे वह मरता जाता, यह पेन और भी बढ़ता जाता। मतलब ये एक इन्फिनिटली ग्रोइंग स्किल थी। बूम! उसने जोर से फीमेल घोस्ट के सिर पर पंच मारा। वह मन ही मन बोला, अब इस दर्द को अच्छे से महसूस करो। लेकिन जैसे ही उसका पंच लगा, उसे कुछ गलत महसूस हुआ। उसके हाथ की स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे खत्म होने लगी। फीमेल घोस्ट पीछे उड़ गई और अपने सिर को पकड़कर दर्द से कांपने लगी। उसके हाथ से सर्जिकल नाइफ गिर गया और वह दर्द से चीखने लगी। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। सेवाएं जारी रखने के लिए कृपया अभी इस वीडियो पर लाइक दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके 401 कमेंट्स पूरे करें। अगर 401 कमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट 1 घंटे का आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।